बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज है 6 नवंबर। डेट बताने का मकसद आपको ये है कि आज मेरे वालिद साहब की सालाना बरसी है। आज मैं मौजूद हूँ अपने आबाई कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान की सफाई करने आया हूँ यहाँ पे। व्लॉग यहाँ पे आके स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमें अपने बड़ों को और अपने हीरोज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक दो दफ़ा एक दो व्लॉग्स में बताया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे वालिद साहब का तल्लुक़ पाक आर्मी से था। उन्होंने 1992 में जाम शहादत नोश किया था 6 नवंबर 1992 को। गाँव से आपके भाई की वापसी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब की आज 33वीं बरसी है। उनको हमसे बिछड़े हुए 33 साल हो गए हैं। आज ये एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है जो कि ऑफ़िशियली पाक आर्मी की रिपोर्ट है, जो उस कुछ 5 साल की उनकी यूनिट की जो कारकर्दगी थी, उसमें वो सारी लिखी हुई है। और उनके साथ-साथ मेरे वालिद के साथ-साथ आज हम कोशिश करेंगे कि अपने वतन के उन सपूतों को ट्रिब्यूट पेश करें कि जिन्होंने इस मादरे वतन के लिए अपनी जानों के नज़राने पेश किए। तो मैं थोड़ा-सा आपको इस वाक़ये का पस मंज़र बताता चलूँ जो कि मैं चाहता था कि आपको एक्यूरेट जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पता चले। ये बेसिकली सुबह सिंध में ये जो वाक़या हुआ था जिसमें मेरे वालिद साहब ने जाम शहादत नोश किया और भी कुछ जो हैं कुछ उनके साथ शहीद हुए, कुछ उसके बाद जो हुए, यानी कि टोटली जो उनकी यूनिट का लॉस हुआ, जानी तौर पे जो लॉस हुआ, उसकी थोड़ी-सी रिपोर्ट आज आपके सामने रखना चाहूँगा और उन तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जिसने अपने इस मादरे वतन पे अपनी जानों के नज़राने पेश किए। मैं थोड़ा-सा आपको इस रिपोर्ट का पस मंज़र बताता चलूँ कि 1989 में 33 मोहम्मदी 15 पंजाब से मेरे वालिद साहब का ताल्लुक था। इस यूनिट ने 1989 में सिंध में अपने यानी कि जो भी इसका आगाज़ था, पनवाकल कैंट में अपनी खिदमात को सरअंजाम देना शुरू किया। और 1992 में ये जो वाक़या हुआ, ये आपको लास्ट एंड वाली डेट भी बताऊँगा कब इन्होंने इस यूनिट ने वहाँ से अपने काम को सरअंजाम देने के बाद आगे मूव मूव ऑन किया। तो ये थोड़ा-सा उस दिन उस सिनेरियो का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये सारा हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि पन्नुआकुल छावनी के क़याम के दौरान यूनिट को कई मरतबा सिविल इंतज़ामिया की मदद के फ़रज़ सौंपे गए। इन तमाम मौक़ों पर 33 मोहम्मदी ने आला करदगी का मुज़ाहरा करते हुए नाम कमाया। इनमें से ज़्यादा अहम यूनिट की तकरीबन अरसा 2 साल के लिए ज़िला खैरपुर में तैनात थी। ज़िला खैरपुर में जैसे मैंने आपको सिंध में बताया, आगे इसको और इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। और सिंध के गुंजान और मुश्किल तरीन जंगलात में बदनाम ज़माना डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया, जिसने यूनिट के बलूचिस्तान ऑपरेशन की याद ताज़ा करा दी कि इससे पहले यूनिट जो थी वो बलूचिस्तान में डिप्लॉय थी, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन की वज़ह से जुराइम की तादाद ना होने के बराबर रहेगी। 33 मोहम्मदी की शानदार खिदमत की तारीफ़ जो थी वो पूरी आर्मी के कमांडेंट साहब ने भी की, उसमें वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें उसके जो ग्रुप्स हैं वो लिखे हुए हैं आगे, जो जिनके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन किया था कि तहसील गम्बट में डाकू के 4 बड़े गिरोह सरगर्म में अमल थे और हर गिरोह 5 से 10 आदमियों पर मुश्तमिल था। इनमें पन्नू कोरी, करमू बरोही के गिरोह 33 मोहम्मदी ने सफाया से मिटाई। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, पन्नू कोरी एंड करमू बरोही, इनको इन्होंने कंप्लीटली इन ग्रुपों को इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था। कच्चे, फिर से ये कच्चे का इलाका आ गया। कच्चे का इलाका जो सिंध में था ये वो है। कच्चे के इस इलाके में घने जंगलात और आबी रुकावटें थी। ये आबी रुकावटें दरिया सिंध की ज़ैली शाखा थी, इसलिए इसमें ऑपरेशन करना काफ़ी दुश्वार था। इस ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए यूनिट के नौजवानों ने अपनी जान का नज़राना पेश किया। 33 मोहम्मदी के वो सरफरोश जिन्होंने फ़राइज़ की अदायगी में अपनी जानों की नज़राने दिए, उनकी तफ़सील दर्ज झैल है। ये मैं आपको नाम बताता हूँ जो मेरे वालिद साहब के साथ जो अपना आर्मी ऑफ़िसर्स ने या जो इनके कोलीग्स थे उन्होंने अपनी जानें दी। उनमें नायब सूबेदार मोहम्मद रफ़ीक साहब थे, लांस हवलदार जावेद अख्तर साहब थे, सिपाही नसरुल्लाह साहब थे, सिपाही मोहम्मद अफ़ज़ल मेरे वालिद साहब वो थे, और कैप्टन मोहम्मद जमील मिन्हास ये थे। इन्होंने ये सेम डे इनकी शहादत हुई थी इन सभी की। सॉरी, 4 बंदे इसमें से शहीद हुए थे। कैप्टन साहब जो थे उस मौके पे शदीद ज़ख्मी थे। ये उन्होंने आगे रिपोर्ट में सारा लिखा हुआ है। अच्छा, सीन ऐसे हुआ था कि बवक्त सुबह 10 बजे के करीब जो था, एक गाड़ी निकलती है पेट्रोलिंग के लिए अपना जो है पनवाकल कैंट से। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कच्चे के डाकू को, ये किसी ऑपरेशनल काम के लिए नहीं गए थे, एक रेगुलराइज़्ड पेट्रोलिंग थी। इस इनका मकसद कोई ये नहीं था कि कोई लड़ने जा रहे थे, यानी कि अपने कह लें कि एक सिंपल जैसा एक पेट्रोलिंग होती है। आप जो लोग आर्मी से वाबस्ता हैं, जिनके घर के कोई लोग वाबस्ता हैं, उनको शायद इस बात की नॉलेज हो कि पेट्रोलिंग के लिए जाते हुए कोई ज़्यादा एम्यूनिशंस भी नहीं लेके जाए जाते और ना कोई इस तरह का सीन होता है कि कोई मखसूस जो है वो तैयारी होती है।
इसमें एक नॉर्मली आप कह लें कि नॉर्मल वो अपना जो है गियर वगैरह लेके जो है कॉम्बैट गियर, यानी कि वो उतना सामान नहीं होता जितना एक ऑपरेशनल करने जाएँ या कहीं छापा मारने जाएँ तो इस्तेमाल होता है। तो इसमें सीन ऐसे हुआ कि सुबह 10 बजे एक गाड़ी यूनिट से निकलती है एक रेगुलर पेट्रोलिंग के लिए, जिसमें ये तमाम साहिबान, नायब सूबेदार साहब, लांस हवलदार साहब जिनका मैंने नाम दिया, और मेरे वालिद साहब एक गाड़ी में शामिल बैठते हैं। कैप्टन मोहम्मद जमील मिन्हाज साहब इनके कमांडिंग जो गाड़ी के यानी कि सीनियर रैंक के अफ़सर होते हैं, वो होते हैं। तो ये बेसिकली गाड़ी पे जा रहे होते हैं, जैसे आपने ये अभी देखा है फितना ख़वारिज के खिलाफ आजकल पाक आर्मी ऑपरेशन में मुनव्वर पेश-पेश है, अपनी खिदमत पेश कर रही है वहाँ पे। तो वैसे ही ये गाड़ी वहाँ से पेट्रोलिंग के लिए बेसिकली आम रूटीन का गश्त, जिसको गश्त बोलते हैं उर्दू ज़बान में ये लोग आर्मी के लोग, कि गश्त पार्टी निकली वहाँ से, और ये तकरीबन कोई यूनिट से कोई 10-12 किलोमीटर के फासले पे थे, जब एक घात लगाए हुए कुछ लोगों ने, यानी कि वो तो प्रॉपर तैयारी पे से उनको पता था कि ये पेट्रोलिंग वाला एरिया है, यानी कि ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे घात लगाए हुए कुछ एक जो मुसल्लह गिरोह जो जत्था था उनका, चोरों ने, डाकुओं ने जिनको आप कह सकते हैं, डाकुओं ने इन पे धावा बोले, जिसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए इस हमले में डाकुओं की तरफ से, इनके पास तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपना जी3 राइफ़ल्स थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब की बहुत सी तस्वीर हैं जी3 के साथ। अब जी3 एक अच्छी राइफ़ल मानी जाती है, जी3 के साथ ये लोग थे, और इनके पास तब ये गाड़ियों पे एलएमजीज़ वगैरह जैसे आज भी लगी होती है आर्मी की गाड़ी में, एलएमजी थी एक, और अपना ये जी3 वगैरह जो गन्स वगैरह थी। तो सबसे पहले उन्होंने जो हमला अटैक किया था वो था आरपीजी। बेसिकली ये गाड़ी से उतर के थोड़े से फासले पे जंगल में जो पेट्रोलिंग का एक एरिया था, उसमें पेट्रोलिंग करने जा रहे थे, तो एक मतलब फ़ॉर्मेशन के साथ जा रहे थे। तो वो घात लगा के जो बंदा बैठा हुआ था, उसने सबसे पहले इन पे आरपीजी से अटैक किया, जिससे जो है नायब सूबेदार मोहम्मद रफ़ीक साहब ये जो थे, इन्होंने मौके पे ही जाम शहादत, इनकी चेस्ट पे लगा था बेसिकली वो जो आरपीजी था, वो चेस्ट पे लगा था, तो ये मौके पे शहीद हो गए थे। उसके बाद उसने अपनी जो एलएम उसके पास भी एलएमजी थी, उसने अपनी एलएमजी से जो है अंधाधुंध गोलियाँ बरसाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से फिर जो हैं लांस हवालदार सॉरी जावेद अख्तर साहब, सिपाही नूर और मेरे वालिद साहब जो हैं, ये मौके पर ही, यानी कि मेरे वालिद साहब को अब बाकियों का तो मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि हमें हमारी इन्फॉर्मेशन मिली, इसमें भी इतनी कोई ब्रीफली इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे वालिद साहब को 13 बुलेट्स लगी थी, जिनमें से 3 सर पे थी और 10 पूरी बॉडी पे, चेस्ट पे और बाकी बॉडी पे, यानी कि टाँगों तक लगी थी। 13 बुलेट्स ने हिट किया था। ठीक है, डेफ़िनेटली बात है जो साथ में थे, जब अंधाधुंध एलएमजी ने फायरिंग की, तो एलएमजी की गोली का भी आपको अंदाज़ा होगा, जिन लोगों को पता है। तो ये जो 4 लोग थे, ये मौका पर शहीद हो गए थे, और कैप्टन मोहम्मद जमील मिन्हाज साहब जो थे, ये शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इसके अलावा इस टोटल ये 4 मैंने आपको जो अभी शुहदा बताए हैं, मेरे वालिद साहब को डाल के 3 लोग और, ये इन्होंने सेम डे मतलब इनकी शहादत हुई थी। जमील साहब हो गए थे अपना शदीद ज़ख्मी, जो लॉस हुआ था। इसके बाद जो है ज़ख्मी जो काले हेवीली ज़ख्मी जो हुए थे, उनमें इनके जो आगे यूनिट के मेरे वाले सगीर नायब मोहम्मद खान, सिपाही फ़खशद गुल, सिपाही रज़ा अली, सिपाही नज़र मोहम्मद साहब, हवलदार मोहम्मद ज़फ़र और हवलदार मोहम्मद रज़ाक। अब उन्होंने जो एम्यूनेशन, ये दरअसल बेसिकली ये जो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ये यूनिट की 5 साला रिपोर्ट है, कारकर्दगी की 5 साला रिपोर्ट है। ये जब उन्होंने, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये टोटल इस जो ये अपना ऑपरेशन था, इसमें लॉस कितना हुआ, मतलब आर्मी के जो शुहदा हुए उनका, और उसके बाद जो उन्होंने आगे जो भी उनसे फर्दर रिकवरीज़ हुई उनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। उसमें कुछ डाकू हलाक हुए, जिनमें उनकी तादाद कोई मेंशन नहीं है, मतलब वो जो ग्रुप्स थे बरोही, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 15 लोगों पे मुश्तमिल एक ग्रुप था। 2 ग्रुप्स थे 30 से 40, वो तो सफ़ाई से मिट गई। उसके के अलावा जो है वो 15-20 डाकू मारे गए, 14 डाकू इसमें गिरफ्तार भी हुए, ठीक है। उसके बाद जो गिरफ्तार हुए 69 जो है, 14 जो मेन उनके सरगना थे वो गिरफ्तार हुए, और 69 उसके अलावा उनके गिरफ्तार हुए, जो और उनसे जो उस वक़्त का जो एम्यूनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एम्यूनेशन क्या बरामद हुआ था उन चोरों से, ये जो सारा ग्रुप पकड़ा गया था, इसमें से 9 क्लाशनकोव्स, 2 रॉकेट लॉन्चर्स, ठीक है? ये होती है डीबीएसजी, कोई उस वक़्त की गन थी डबल बैरल, और एसपीजी वगैरह, ये सारी उनसे रिकवर हुई थी, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं अब आपको ये भी बताता चलूँ कि माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब को इस इन तमाम खिदमात के मतलब कह लें कि एज़ाज़ में पाकिस्तान आर्मी ने तमगा बसालत से नवाज़ा था, ठीक है? उसके बाद वो एसएसजी में एज़ ए रेड बैच थे। अब जिन लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ बार-बार कि जिन लोगों को आर्मी में कोई भाई-बहन या वालिद होगा, उनको पता होगा कि एसएसजी का रेड बैच या रेड हॉक टाइप एक होता है, वो मैं आपको दिखा दूँगा, शो कर दूँगा। मे बी हो सकता है मैं उसी पिक्चर अगर नेट पे अवेलेबल हुई तो वो लगा दूँ। ये जो एसएसजी का सबसे कह लें कि एक ग्रुप्स होते हैं एसएसजी में, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में, कमांडोज़ में, तो उसमें वो क्वालिफ़ाइड थे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद जो हैं एसएसजी क्वालिफ़ाइड थे, और उसमें बाकायदा रेड बैच थे। रेड बैच जो होता है, ये इनके कह लें कि जो सबसे इंटेंस ट्रेनिंग वाले जो नौजवान होते हैं, उनको मिलता है, और इसके अलावा इनकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि के तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें तमगा बसालत दिया था, यानी कि उनको, मेरे वालिद साहब को तमगा बसालत, यानी कि समझ लें वो हमें मिला है। ठीक है, आज मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ, और पे मेरा आप लोगों से यही सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं, पहली बात तो शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि वालिदैन जो हैं, वो हर एक इंसान का असासा होते हैं, ठीक है? वालिदैन की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मुझसे पूछ के देखें
کہ میری زندگی کے یہ 33 سال کیسے گزرے ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کی شہادت کے 29 دن بعد پیدا ہوا تھا۔ بیسیکلی یہ بات تو آپ کو بتانی تھی، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ میں آپ کو جب ایک جرنی انسان کمپلیٹ کر لیتا ہے تب اس کی بات کی ورتھ ہوتی ہے، ایک لوگ اس کو سنتے ہیں اسٹوری کو۔ آج صرف ایک مقصد یہ تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ آج بھی بہت سے جو ہیں مادر وطن کے سپوت جو ہیں، کسی ماں کا بیٹا، کسی بیوی کا خاوند، کسی بیٹے کا باپ، کسی بیٹی کا باپ اس ملک پہ قربان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ملک کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، یہ ملک، یہ وطن، یہ آرمی، یہ لوگ، یہ سب ہمارے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کبھی بھی کسی قربانی سے دیر نہ کریں۔ یقین کریں میرے والد صاحب کی ایج تب جب وہ شہید ہوئے 27 ایئر کے تھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں میری ایج ابھی دسمبر میں، نیکسٹ جو ہے آج 6 نومبر ہے، 5 دسمبر کو میں نے ہو جانا ہے 33 سال کا۔ آج وہ یقین کریں 27 کی ایج آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی ہوگی، بالکل ینگ۔ آج تو اس سے بھی کم ایج کے ہمارے جو شہید ہیں وہ ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ آرمی میں بہت سے اس سے بھی کم ایج کے سپوت ہیں جو والدین نے اپنے مادر وطن پہ قربان کیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے، سلام پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو جنہوں نے اپنے بھائی اس وطن پہ قربان کیے، سلام پیش کرتا ہوں ان بیویوں کو جنہوں نے اپنے خاوند اس ملک پہ قربان کیے، اور سلام پیش کرتا ہوں اس اولاد کو جس نے اپنے والدین کے نام کو زندہ رکھا۔ اور آج میرے جیسے لوگ ان پہ فخر کرتے ہیں کہ میرے والد نے اس ملک پہ اپنی جان دی۔ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں آج جہاں پہ بھی جاتا ہوں، میں اپنے والد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ زندگی ہے، زندگی ایک بار آنی ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، موت برحق ہے، سب کو موت آنی ہے، لیکن شہادت کی موت جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اپنے مادر وطن پہ یقین کریں کہ جان دینا جو ہے، اس پہ جو فخر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں۔ میری زندگی میں بہت سی کمیاں رہ گئی کہ میرے والد صاحب نہیں تھے، میری والدہ نے میں اکیلا بھائی ہوں، مجھے پالا، میری پرورش کی۔ ان سے بھی بہت زیادہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بہت سی والدہ کو بھی ڈیفینیٹلی بات ہے کہ ان کے خاوند اس دنیا سے چلے گئے تھے، ینگ ہی تھی والدہ کی ایج، اب میں یہاں پہ مینشن نہیں کروں گا۔ والد صاحب کی 27 ایئر ایج تھی، والدہ اس سے بھی چھوٹی ایج میں تھی، تو انہوں نے کیسے ایک، میں سلام یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا بلکہ اپنی والدہ کو نہیں، ان تمام بیویوں کو جنہوں نے اپنے خاوند اس ملک پہ قربان کیے ہیں۔ تو میں آج کا میری یہ جو تمام ویڈیو ایک بریفلی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں نے، جن کے بھائی، باپ یا کوئی بھی ریلیٹیوز اس ملک کے لیے اپنی جنہوں نے جان دی ہے، ان کو باقاعدہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے۔ ایک کمی میں نے آپ کو آلریڈی بتایا، کمی ہوتی ہے، کمی رہ جاتی ہے، کمی اللہ کے ساتھ پوری کرتی ہے۔ انسان کی کمی، کسی کبھی کمی کو چاہے رزق کی کمی ہو، جان و مال کی کمی ہو، کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک کے ذات نے ہمیں یہ اعزاز جو دیا ہے، اس اعزاز سے بڑا یقین کرے دنیا میں کوئی اور نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی ایک ٹربیوٹ ہے ہمارے ان تمام شہداء کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس مادر وطن پہ قربان کیا۔ سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو، ان بیویوں کو، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو، ان بچوں کو کہ جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس ملک کے لیے قربان کیا ہے۔ تو آپ سے آخر پہ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہمیں ہمارے ملک کے لیے کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی کسی قسم کی قربانی سے بھی ریگ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر پہ آپ سے یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔